हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पढ़ने में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 006 शांति और संघर्ष अध्ययन सैम्पल पेपर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन पेपर पर आधारित ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बना है, जिसमें आपके इसमें 2 खंड दिए गए और प्रत्येक खंड में आपके 5-5 क्वेश्चन है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने, दोनों खंड में से 2-2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन किसी भी खंड में से करना। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है समान अंक के हैं और पर क्वेश्चन 400 शब्दों में इसके आंसर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर MPSE 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। खंड फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, शांति अध्ययन के लिए नारीवादी दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। चलिए नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं, शांति अध्ययन के ऊपर क्या विचार दिए। नारीवादी दृष्टिकोण शांति अध्ययन में एक मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये पारंपरिक सैन्य और राज्य केंद्रित सुरक्षा अवधारणाओं की आलोचना करते हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक स्तर पर हिंसा की पहचान करता है। नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक स्तर पर जो हिंसा, मानव सुरक्षा, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता जैसी गतिविधियों पर बात करता है। नारीवादी विचारक शांति को केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि न्याय, समानता और गरिमा पर आधारित व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि देश के अंदर न्याय, समानता और गरिमा को बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था जरूरी है। और यह जरूरी नहीं है कि देश में शांति केवल युद्ध से ही उपस्थित हो। देश में लोगों के अधिकारों को देना, समानता, न्याय, गरिमा पर आधारित व्यवस्था के आधार पर भी हम शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण महिलाओं की भूमिका को शांति स्थापना और सामाजिक पुनर्निर्माण में केंद्रीय स्थान देता है। अब बात करते हैं नारीवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं। पहला है सुरक्षा की व्यापक परिभाषा। वास्तव में सुरक्षा पारंपरिक शांति अध्ययन पर राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। ये सुरक्षा की व्यापक परिभाषा यानी सुरक्षा के व्यापक जो समर्थक है वो कहते हैं कि सैन्य सुरक्षा सबसे प्राथमिक है देश की सुरक्षा के लिए, जबकि नारीवादी दृष्टिकोण मानव सुरक्षा, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता और सामाजिक न्याय को असली सुरक्षा मानते हैं। इनका मानना है कि देश की असली सुरक्षा जो है सैन्य सुरक्षा नहीं है, बल्कि जो देश के घरेलू स्तर पर जो मानवीय सुरक्षा है, जो देश में रहने वाले जो मानव है उनकी सुरक्षा, और जो घरेलू हिंसा जो हो रही है महिलाओं, लैंगिक हिंसा के आधार पर लैंगिक असमानता या सामाजिक न्याय को असली सुरक्षा नारीवादी दृष्टिकोणों ने माना। दूसरा है घरेलू हिंसा और युद्ध के बीच संबंध। नारीवाद विचारक मानते हैं कि जिस समाज में घरेलू हिंसा सामान्य है वे समाज युद्ध और भारी हिंसा के प्रति भी सहिष्णु होता है। अतः व्यक्तिगत स्तर की हिंसा को भी शांति अध्ययन में शामिल करना आवश्यक है। थर्ड विशेषता है महिलाओं की भूमिका को केंद्र में लाना। पारंपरिक रूप से महिलाओं को युद्ध में केवल पीड़ित या शरणार्थी के रूप में देखा गया है। नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं को शांति निर्माता, मध्यस्थ और समुदायों को पुनर्निर्मित करने वाली शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये नारीवादी दृष्टिकोण शांति के ऊपर अपने विचार है। फोर्थ है यानी चौथी विशेषता है सत्ता और पितृसत्ता की आलोचना। नारीवादी दृष्टिकोण युद्ध और हिंसा को पितृसत्तात्मक सत्ता संरचनाओं का परिणाम मानते हैं। इनका मानना है जो युद्ध और जो हिंसा हुई है वो पितृसत्तात्मक सत्ता की संरचनाओं के आधार पर हुई है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, सहभागिता और सहमति पर आधारित समाज की बात करता है। फिफ्थ विशेषता है ये दृष्टिकोण यानी नारीवादी दृष्टिकोण जाति, वर्ग, नस्ल और यौनिकता जैसे अन्य भेदों को भी ध्यान में रखता है, जिससे शांति अध्ययन अधिक समावेशी बनता है। चौथी विशेषता है शांति के ऊपर नारीवादी दृष्टिकोण की संघर्ष के बजाय संवाद पर जोर। नारीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि हमें संघर्ष के बजाय संवाद पर जोर देना चाहिए। नारीवादी सोच ये मानती है कि संवाद, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से स्थायी शांति संभव स्थापित हो सकती है। तो ये हमने शांति के ऊपर नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है शांति के साधन के रूप में राज्य की जांच। जी, शांति के साधन के रूप में राज्य कौन कौन सी गतिविधियां अपनाता है। तो बात है राज्य समाज के व्यक्ति
व्यवस्थित संगठन के रूप में एक संरचना उपलब्ध कराने के लिए धीरे धीरे विकसित हुआ है। राज्य समाज को विभिन्न फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं और समाज के लोगों को सुरक्षा देने के लिए समय के साथ साथ राज्य विकसित हुआ है। राज्य के कार्य कानून के इर्द गिर्द घूमते हैं। राज्य विभिन्न कानूनों का निर्माण करके अपने राज्य के या समाज के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं और भारी आक्रमण से भी रक्षा करते हैं। वास्तव में राज्य जो कुछ करता है ये कानून के माध्यम से ही करता है, क्योंकि राज्य का काम कानून या संविधान के माध्यम से समस्त गतिविधियां करना है और जितनी भी समस्या है उनका समाधान करके एक स्थायी समाज स्थापित करना राज्य का काम है। प्रसिद्ध संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी लॉर्ड ब्राइस ने राज्य को राजा मिडास बताया है, क्योंकि इनका मानना है जिसमें ये जो कुछ छूता है, मतलब राज्य जिसे छूता है वह कानून में बदल जाता है। राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रम से कानून बनाने, कानून का कार्यान्वयन, कानून को लागू करने और कानूनों की व्याख्या करने के कार्य करता है। ये सब कानून बनाना, लागू करना, उसकी व्याख्या करने जैसे काम सब राज्य के अंदर होते हैं। वर्तमान समय में ही राजनीतिक चिंतकों ने न विशेष रूप से इन तीनों कार्यों की पहचान की है, बल्कि ये भी निष्कर्ष निकाला है कि राज्य और समाज की अच्छी व्यवस्था के लिए तीनों कार्यों को 3 अलग अलग विशेष अंगों द्वारा किया जाए। इसलिए ये जो कानून बनाना, लागू करना और व्याख्या करने के लिए समाज में 3 अंगों की स्थापना करें, जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यानी विधायिका और आपका जो है वो न्यायपालिका जैसे 3 अंग हैं। शांति के साधन के रूप में राज्य की जांच। देखते हैं शांति स्थापित करने में राज्य कौन कौन से कार्य करता है। राज्य परंपरागत रूप से शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था माना जाता है। देश में या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य का है और इन शांति व्यवस्था के लिए विभिन्न कानूनों का निर्माण करना भी राज्य का ही काम है। उसका कार्य हिंसा को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था स्थापित करना और न्याय सुनिश्चित करना है। लेकिन नारीवादी, मार्क्सवादी और समकालीन दृष्टिकोण से राज्य की इस भूमिका की आलोचनात्मक जांच जरूरी है। पहला, राज्य नागरिकों के बीच हिंसा को रोककर सामाजिक शांति सुनिश्चित करता है। जो राज्य के अंदर नागरिकों के बीच में जो हिंसा होती है, पुलिस के माध्यम से उससे रोककर शांति स्थापित करता है। दूसरा, न्यायपालिका द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी राज्य के अंदर कोई विवाद हुआ है, उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से न्यायालय के सामने आके उसका वो न्यायालय समाधान करता है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य शांति वार्ता, समझौते और संधियों के माध्यम से युद्ध को टालता है। जिस देश से या देश के अंदर घरेलू हिंसा या दूसरे देश से जब युद्ध होता है तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश से यानी आक्रमणकारी देश से शांति वार्ता, समझौते और संधियों के माध्यम से युद्ध को भी खत्म करता है। ये सारा काम राज्य का होता है। चौथा है, जब राज्य सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं प्रदान करता है तब ये सामाजिक असंतोष को कम करता है और शांति को बढ़ावा देता है। राज्य का काम देश के अंदर सुरक्षा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करना और लोगों को नौकरियां, रोजगार प्रदान करके जो लोगों के अंदर, जो समाज के लोगों के अंदर जो असंतोष है उस असंतोष को खत्म करना और शांति को बढ़ावा देने का काम भी राज्य करता है। राज्य की सीमाएं और आलोचना। कुछ राज्य की सीमाएं भी आलोचना भी है, जैसे कि कई बार राज्य स्वमित दमन, युद्ध और उत्पीड़न का साधन बन जाता है, जैसे सैन्य दमन या पुलिस बर्बरता। देखते हो आप, कभी हिंसा होती है तो उस पर लाठीचार्ज, गोले, आंसू गैस के गोले और जो पानी की बौछार जैसी गतिविधियां करता है और सामने से अगर फायरिंग होती है तो उसका भी जवाब राज्य करता है। तो ये थोड़ी दमनकारी नीतियां भी अपनाता है। राज्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए युद्ध छेड़ सकता है, जिससे व्यापक हिंसा होती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश में अभी हाल ही में पुलवामा हमला हुआ था, उसके लिए हमने हेल स्ट्राइक करा था। और दूसरा हमारा अभी कश्मीर के अंदर भी हमारे आतंकवादियों ने हमला करा, हमने पाकिस्तान पर उसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक करा था और पाकिस्तान से युद्ध करा और जीते भी पहलगाम में। तो ये सारे जो राज्य अपने स्वार्थ के लिए भी युद्ध कर सकता है। पारंपरिक राज्य व्यवस्था शांति को केवल युद्ध की अनुपस्थिति मानती है, जबकि सामाजिक अन्याय, भेदभाव और दमन को नजरअंदाज करती है। चौथा, यदि राज्य
न उदारवादी और अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां अपनाता है, तो इससे सामाजिक अशांति और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमने राज्य की सीमाएं, राज्य के कामों के बारे में बात करी है। थर्ड क्वेश्चन है संघर्ष प्रबंधन और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका। समाज में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के लिए प्रबंधन और समाधान के लिए नागरिक समाज तत्पर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज संघर्ष समाधान में प्रमुख भूमिका निभाता है। आमतौर पर राज्य वह है जिसे संघर्ष समाधान करने का एक अधिकार है। समाज में संघर्ष को समाप्त करना, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य को दिया गया है, लेकिन संघर्ष के तीव्र हो जाने के कारण राज्य भी इस विषय में सदैव महत्वपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकता। तो सामाजिक संस्थाओं ने व्यापक स्तर पर इस कार्य में भूमिका अदा की है। नागरिक समाज के अंदर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की स्थापना हुई है और ये गैर सरकारी संगठन इन संघर्षों को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे संघर्ष जो राज्य समाप्त करने में विफल है, तो हमारा नागरिक समाज में बने विभिन्न संस्थाएं इन संघर्षों को समाप्त करने में अपनी पहल करती है। फलस्वरूप गैर सरकारी संस्थाओं के लिए मुक्त नियंत्रण है। वे व्यक्तियों को इन मांगों के संदर्भ में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकार बेहतर उदाहरण है। और संघर्ष समाधान में नागरिक समाज में के हस्तक्षेप का एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह है कि समाज में बाजार बलों के नुकसानदायक कार्यों का भी मुकाबला करते हैं। तो नागरिक समाज संघर्ष समाधान में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और लोगों के अधिकारों से संबंधित सरकार से बात करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से जो लोगों के बीच में जो हिंसा और संघर्ष पनपता है, उसको खत्म करने का काम करती हैं। पहली है संघर्ष प्रबंधन और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका। पहली है संवाद और मध्यस्थता। नागरिक समाज संगठन यानी एनजीओ, धार्मिक संगठन या मीडिया जैसे जो नागरिक समाज के जो संगठन है, जो नागरिक समाज में जो काम करते हैं, वो विभिन्न पक्षों के बीच वार्ता और सहमति के माध्यम से टकराव को शांत करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जागरूकता और शिक्षा। नागरिक समाज में या राज्य के अंदर जो संघर्ष प्रबंधन समाधान के लिए जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये संगठन लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं, ताकि समाज में संघर्ष और हिंसा को खत्म किया जा सके। तीसरा है पीड़ितों की सहायता करना। संघर्ष के दौरान नागरिक समाज पीड़ितों की राहत, पुनर्वास और मानसिक समर्थन प्रदान करता है। संघर्ष के माध्यम से जो लोग पीड़ित हैं, उनके पीड़ितों का इलाज, उनको रहने के लिए सुविधाएं, खान पान, पुनर्वास, इन जैसी जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियों को अपनाकर पीड़ितों की सहायता प्रदान करते हैं, जिससे संघर्ष समाप्त होता है। नेक्स्ट है नीतिगत हस्तक्षेप। नागरिक समाज नीति निर्माताओं पर दबाव बनाकर न्यायपूर्ण और समावेशी समाधान को बढ़ावा देता है। पांचवा, विश्वास बहाली। जातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय संघर्षों में नागरिक समाज समुदायों के बीच टूटे विश्वास को पुनः स्थापित करने का कार्य करता है और विभिन्न जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय संघर्षों को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। चौथा क्वेश्चन है युद्ध का सिस्टम लेवल का विश्लेषण कीजिए। जी, सिस्टम लेवल है क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विस्तार से समझाइए। तो बात करते हैं सिस्टम लेवल क्या होता है। युद्ध का सिस्टम लेवल विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी दृष्टियों पर आधारित है, जो युद्ध को वैश्विक सत्ता संरचना और अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का परिणाम मानते हैं। ये विश्लेषण मानता है कि राज्यों के बीच कोई केंद्रीय अधिकार नहीं होता, जिससे सुरक्षा और शक्ति की प्रतिस्पर्धा युद्ध को जन्म देती है। ये दृष्टिकोण युद्ध के कारणों को राज्यों की आंतरिक राजनीति में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में खोजता है। युद्ध का सिस्टम लेवल एक केंद्र लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाता है। युद्ध का सिस्टम लेवल क्या है? पहला, अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्व व्यवस्था में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होती, इसलिए हर राज्य अपनी सुरक्षा खुद करता है। यह अराजकता युद्ध की संभावना बढ़ाती है। विश्व के सारे देश यानी विश्व के सारे राज्य अपने अपने विकास और अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, इसलिए युद्ध की संभावना बढ़ती है। दूसरा, शक्ति संतुलन। जब शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है, जैसे एक राज्य बहुत ताकतवर है और दूसरा ताकतवर उसकी तुलना में बहुत कम है, तो शक्ति असंतुलन उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से युद्ध होता है। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए शक्ति संतुलन को अपनाना चाहिए। तीसरा है बाध्यकारी प्रतिस्पर्धा। बाध्यकारी प्रतिस्पर्धा से भी युद्ध का सिस्टम लेवल प्रभावित होता है। एक राज्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम दूसरे राज्य को असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव और युद्ध की स्थिति
बनती है। एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, जैसा कि हमने पहलगाम हमले के लिए आतंकवादियों ने हमारे जो पहलगाम में बहुत नरसंहार करा था, उसके जवाब में हमारी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया। हमने अपनी सुरक्षा के लिए उनको निशाना बनाया, उससे पाकिस्तान असुरक्षा महसूस करने लगा, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के संबंध भी बिगड़े थे ना। तो इसलिए कहा गया है बाध्यकारी प्रतिस्पर्धा में कि एक राज्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम दूसरे राज्य की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव और युद्ध की स्थिति बनती है। चौथा है, राज्य आत्महित में कार्य करते हैं। सिस्टम लेवल पर यह मान्यता होती है कि जितने भी देश हैं मुख्य रूप से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। उन्हें दूसरे हितों से मतलब नहीं, अपने देश का हित देखना है। जैसे कि आपने देखा कि इस टाइम अमेरिका जितने भी काम करता है अपने हित के लिए करता है, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। जैसे कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस ने भी अपने हित के लिए यूक्रेन से युद्ध करा, और यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ये भी अपनी हितों की पूर्ति के लिए युद्ध हो रहे हैं। पांचवा है, मूल संरचना पर जोर। ये विश्लेषण विश्व व्यवस्था की संरचना, जैसे ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय विश्व पर ध्यान देता है। जैसे शीत युद्ध काल में द्विध्रुवीयता ने युद्ध को प्रभावित किया, इस तरह से मूल संरचना भी युद्ध को बढ़ावा देती है। छठा है, राज्य की समानता की मान्यता। इस दृष्टिकोण में सभी राज्य को एक जैसे यूनिटी एक्टर माना गया है और उनके आंतरिक अंतर को नजरअंदाज किया जाता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमित भूमिका। सिस्टम लेवल विश्लेषण ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं युद्ध रोकने में सीमित भूमिका निभाती हैं, क्योंकि शक्तिशाली राज्य उन्हें अपने हितों के अनुसार चलाते हैं, जिससे युद्ध तेजी से बढ़ता है। ये हमने बात करी सिस्टम लेवल की, युद्ध के सिस्टम लेवल के बारे। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, पारंपरिक युद्ध को परिभाषित कीजिए। परमाणु युग में इसकी क्या भूमिका है जी? पारंपरिक युद्ध क्या होता है? पारंपरिक युद्ध वे सैन्य संघर्ष है जिसमें दो या अधिक देशों की नियमित सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों, जो कि पुराने हथियार जैसे टैंक, राइफल, तोप, विमान आदि का प्रयोग करती है, जिस आदि का प्रयोग करके युद्ध करती है। यह युद्ध सीमित भूभाग, समय और संसाधनों के अंतर्गत लड़ा जाता है तथा इसमें आम नागरिकों को सीधे लक्ष्य नहीं बनाया जाता, बल्कि ये आमने सामने युद्ध होता है। इसे ही पारंपरिक युद्ध कहते हैं। ये पारंपरिक युद्ध दो से अधिक देशों के बीच में, और इन युद्ध के अंदर टैंक, राइफल, तोप और विमान का प्रयोग किया जाता है, और इस युद्ध में नागरिकों को लक्ष्य नहीं बनाया जाता। इस युद्ध को ही हम पारंपरिक युद्ध कहते हैं। परमाणु युग में पारंपरिक युद्ध की भूमिका क्या है? सीमित युद्ध की प्रवृत्ति। परमाणु हथियारों को भेने पूर्ण युद्ध के स्थान पर सीमित पारंपरिक युद्ध को बढ़ावा दिया, जैसे 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। पारंपरिक युद्ध पुराने तरीके से लड़ा गया। परमाणु युग में हम परमाणु बम का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और हम परमाणु बम को या रासायनिक बम का परहेज करते हैं। और जितने भी युद्ध लड़े गए 65-71 के युद्ध, ये भी सब पारंपरिक युद्ध थे। तीसरा, निवारण। परमाणु हथियारों की मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध को रोका है, क्योंकि सभी पक्षों को विनाश की आशंका रहती है, और युद्ध के बाद सभी देशों को डर लगा रहता है कि कहीं दूसरा युद्ध परमाणु बम का प्रयोग ना कर ले, जिसलिए युद्ध समाप्त और विनाश और युद्ध रोक दिया जाता है। तीसरा, स्थानीय युद्धों में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर परमाणु शक्ति संतुलन होने के बावजूद क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक युद्ध और संघर्ष जारी होते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ होती है। रणनीतिक नियंत्रण। परमाणु युद्ध के खतरे के कारण पारंपरिक युद्धों में भी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व अधिक संयमित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, और जिस देश के पास सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व अच्छा होता है, षड्यंत्र अच्छा होता है, तो परमाणु युद्ध का खतरा बन जाता है। अब पांचवा प्रॉक्सी युद्ध का उदय। परमाणु शक्तियां सीधे युद्ध में न लचकर अन्य देशों या समूहों के माध्यम से पारंपरिक युद्धों को अंजाम देती है। ये हमने परमाणु युग में पारंपरिक युद्धों की भूमिका के बारे में बात करी। अब बात करते हैं क्वेश्चन यानी खंड सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6, आतंकवाद पर टिप्पणी लिखिए। वास्तव में आतंकवाद होता क्या है? अगर मैं सामान्य शब्दों में बात करूं, आतंकवाद होता है जो समाज के नागरिकों को किसी मकसद के लिए टारगेट किया जाता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, और ये आतंकवादी जनमानस को अंकित करते हैं और इनका खून खराबे से संबंध होता है।
आतंकवाद आधुनिक विश्व की एक गंभीर और जटिल समस्या है। आतंकवादी समस्या किसी एक देश की नहीं, ये विश्व स्तरीय समस्या है जो न केवल मानव को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को भी बाधित करती है। ये भय और हिंसा के माध्यम से अपने राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कौन? आतंकवादी। आतंकवादी हमलों में आम नागरिकों को निशाना बनाना इसकी सबसे क्रूर विशेषता है। आतंकवाद सुरक्षा के अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्यक्त है और उनके निशाने पर विश्व के अनेक राष्ट्र के नागरिक हैं। आतंकवाद द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियां, पहली गतिविधियां जितने भी आतंकवादी है कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? पहली बात, अपनी बातों को बलपूर्वक मनमाना। जितने भी आतंकवादी लोग होते हैं वो सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी बातों को बलपूर्वक मनवाते हैं। दूसरा, नागरिकों में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करना। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश में अशांति उत्पन्न करना। पांचवा, जनमानस को अंकित करना जैसी गतिविधियां आतंकवादी अपनाते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारण, पहला कारण है आर्थिक शोषण का योगदान। आर्थिक शोषण की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, नव युवक वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी। नव युवक वर्ग शिक्षा लेकर उनमें जो है ना नौकरी नहीं मिल पाती, उनमें बेरोजगारी बढ़ावा मिलता है, इसलिए वो गलत रास्ते को अपना लेते हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कानूनी और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास उठना, इसकी वजह से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में विदेशी देशों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग भी होता है, जैसे कि पाकिस्तान भारत के अंदर और विश्व के अन्य देशों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, नशीली दवा और अवैध शस्त्रों का निर्माण। इन नशीली दवाओं में आकर बच्चे आतंकवादी गतिविधियों से साथ जुड़ जाते हैं और नशीली दवाओं और अवैध शस्त्रों की वजह से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद को दूर करने के उपाय जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, आंशिक आर्थिक शोषण का अंत करना, कठोर कानूनों का निर्माण करना, रोजगार को बढ़ावा देना, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, गरीबी व बेरोजगारी का अंत करने जैसे उपायों को अपनाकर हम आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विवाद निपटान तंत्र के रूप में संसदीय लोकतंत्र की जांच कीजिए। तो विवाद तंत्र में संसदीय लोकतंत्र की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। संसदीय लोकतंत्र एक ऐसे शासन प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद के माध्यम से शासन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र वे लोकतंत्र होता है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग के द्वारा एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है और वोट करती है, जिससे उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और संसद में सभी समाज की, देश की विवादों का निपटान करते हैं और जनता की भलाई और जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए विभिन्न कार्य करते हैं और नीतियां, कार्यक्रम बनाते हैं। यह प्रणाली न केवल शासन का एक तरीका है बल्कि ये समाज में उभरने वाले विभिन्न विवादों को सुलझाने का भी एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है। तो संसदीय लोकतंत्र में संपूर्ण विवाद शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के माध्यम से निपटाए जाते हैं। विवाद निपटान तंत्र के रूप में संसदीय लोकतंत्र की जांच। पहला है संसद। समाज में जितने भी विवाद होते हैं उनमें बहस और संवाद को बढ़ावा दिया जाता है, यानी संसद के माध्यम से सभी संपूर्ण विवाद निपटाए जाते हैं। संसद के अंदर संसद में विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रों के चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। नीतिगत और सामाजिक विवादों पर खुली बहस होती है। बहस से उत्पन्न समाधान लोकतांत्रिक सहमति से प्राप्त किए जाते हैं, जिससे विवादों का निपटान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। यानी विवादों का निपटान तंत्र, यानी विवादों का निपटान संसद के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है विधायी प्रक्रिया द्वारा समाधान। समाज में जितने भी विवाद निपटान है उनको हम कानून के माध्यम से ही सुलझाते हैं। कोई भी विवाद जैसे जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, कृषि आदि से जुड़ा है, विधेयक यानी कानून और कानूनों को बनाकर सुलझाया जाता है। उदाहरण भूमि सुधार कानून, सामाजिक न्याय से जुड़े कानून, महिला अधिकार आदि। इन कानूनों के माध्यम से हम संपूर्ण विवादों का निपटान या निपटारा करते हैं। विपक्ष की भूमिका। विवादों को निपटाने में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। जैसे विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना कर वैकल्पिक सुझाव देते हैं। ये विवादों के समाधान में संतुलन और पारदर्शी बनाए रखते हैं, जिसके कारण विपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। चौथा है संसदीय समितियां।
देश के विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न संसदीय समितियों का गठन किया जाता है और ये संसदीय समितियां विशेष विभिन्न जो विवादित विषय है उन पर गहराई से अध्ययन करती है और ये समितियां तकनीक विवादों का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करती है। पांचवा प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से भी हम विवादों का निपटारा करते हैं। संसद की कार्रवाई के अंदर प्रश्नकाल और शून्यकाल महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नकाल शून्यकाल में संसद सरकार के सीधा जवाब मांगती है। प्रश्नकाल शून्यकाल में यह प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर विवादों को हल करने का मार्ग खोलती है, जिसकी वजह से सरकार जवाबदेही होती है। पांचवा जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व के माध्यम से भी विवादों का समाधान किया जाता है। संसद जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। विवादित मुद्दों पर बहुमत का निर्णय स्वीकार्य समाधान बनता है, जिसकी वजह से विवादों का सुलझाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना और कार्य का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। तो चलो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से न्याय प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य 3 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। 15 में से जितने 15 न्यायाधीश जो चुने जाते हैं वो 9 साल के लिए हैं और इनमें से हर 3 साल के बाद 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य इसके सदस्य बन जाते हैं। और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, परंतु केवल इसमें उसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है जो न्यायाधीश का चयन उनके कानूनी ज्ञान, निष्पक्षता और विविध कानूनी परंपराओं के आधार पर किया जाता है। जो अपने देश में सर्वोच्च न्यायाधीश बनने के योग्य रखते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है और ये चुनती है महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर। पदाधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पदाधिकारी में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने में से यानी 15 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और ये पुनर्भी निर्वाचित हो सकते हैं। मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। इनके कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देती है। अगर सुरक्षा परिषद और महासभा को अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए, उस कानूनी सलाह देने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। और दूसरा काम है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की जांच और उनकी व्याख्या करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को है। तीसरा है जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जैसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है उनमें अगर कोई विवाद हुआ या कोई सी भी संधि हुई, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक या सांस्कृतिक या सैन्य क्षेत्र में, उन संधियों की व्याख्या करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य देशों के बीच विवादों की सुनवाई करती है और विवादों को शांतिपूर्ण तरह से निपटाती है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार विमर्श करती है जिससे संबंधित देश आपसी सहमति से उन विवादों को न्यायालय के सामने लाए। अगर कोई सदस्य देश अपनी मर्जी से कोई विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर आए तो उन मामलों पर भी विचार विमर्श करके उनमें जो न्याय प्रदान करती है। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। विश्वास निर्माण के उपाय क्या हैं? भारत पाकिस्तान रिश्तों में इनकी जांच कीजिए। विश्वास निर्माण उपाय मतलब होता है जब भी कोई देश है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाए जिससे हम दोनों देशों में विश्वास का निर्माण हुआ है और आपसी जो संबंध अच्छे बने। भारत पाक विश्वास निर्माण उपाय का मूल्यांकन करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख तत्व यह है कि भारत के विभाजन की ऐतिहासिक धरोहर और बाद में पाकिस्तान का विघटन और भारत के सक्रिय प्रोत्साहन से नए राज्य बांग्लादेश का निर्माण है। इससे न केवल दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के रणनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को पूर्णतः अलग संदर्भ में देखता है। जहां तक भारत पाकिस्तान पहले के प्रयासों का संबंध है, भारत की शक्ति संपन्न वर्ग के कुछ समूहों से पाकिस्तान की इसी विचारधारा को नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इस प्रकार दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हुए और चारों युद्धों को हमने विश्वास निर्माण से सुलझाया। भारत पाकिस्तान विश्वास निर्माण उपाय का विकास सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है। अतः भारत पाकिस्तान विश्वास निर्माण उपायों को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है भारत पाकिस्तान विश्वास निर्माण उपाय के संपूर्ण मार्ग की वे आधारशिला रखी थी।
जो अनेक अवसरों पर समझौते की कड़ी और करारों में दिखाई दिए, जैसे कि शिमला समझौता और भी हमारे जो समझौते हुए हैं, जैसे ताशकंद में समझौता हुआ था। इन सभी के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में विश्वास बढ़ा। सेकंड है, भारत और पाकिस्तान में पर्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानता पाई जाती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही थे, और जब भारत विभाजन हुआ दोनों देश अलग बने, और दोनों की अगर हम देखें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानता पाई जाती है, और दोनों देश सार्क के सदस्य देश भी हैं, और दोनों देश सार्क सम्मेलन में भाग भी लेते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान विश्वास निर्माण को बढ़ावा मिला। थर्ड है, भारत पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। हमारा व्यापार आर्थिक रूप से होता है, क्योंकि दोनों देश बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान विश्वास निर्माण को बढ़ावा मिला है। चौथा है, 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए, और जुलाई 2004 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत यात्रा पर आए, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच में विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे भारत और पाकिस्तान के विश्वास निर्माण को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत पाकिस्तान को बढ़ाने में हमारी डाक सेवा, और यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान की जो लाहौर बस सेवा चली थी, उन्होंने भी हमारी जो विश्वास है, हमारे संबंधों को घनिष्ठ करा। इसके अलावा विभिन्न प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे देशों में आते जाते रहे, जिसकी वजह से भी भारत पाकिस्तान के बीच में विश्वास तेजी से बढ़ा। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है, संघर्ष की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका की जांच कीजिए। जो क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी क्या भूमिका निभाई है। संघर्षों की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन स्थानीय स्तर पर उत्पन्न तनावों और हिंसक परिस्थितियों को सोच समझकर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं, और ये क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्रों में होने वाले अपने क्षेत्र में होने वाले संघर्षों को रोकते हैं, और ये रोकने के लिए विभिन्न समझौते, वार्ता को बढ़ावा भी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 8 के अनुसार क्षेत्रीय संगठन शांति स्थापना, मध्यस्थता, वार्ता, निगरानी और मानवीय सहायता जैसे कार्यों में भागीदारी कर सकते हैं। अफ्रीकी संघ EU और यूरोपीय संघ, आसियान और इकोवास जैसे संगठन इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो संघर्ष की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएंगे। संघर्ष की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका, पहला है मध्यस्थता और संवाद का मंच। जी, जितने भी क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं वो संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता और संवाद को बढ़ावा देते हैं। ये संगठन शत्रु पक्षों के बीच संवाद, मध्यस्थता और वार्ता को बढ़ावा देते हैं। जिन देशों के बीच में विवाद है उन विवादों को दूर करने के लिए दोनों संगठन दोनों देशों को बिठाकर उनमें बातचीत को बढ़ावा, संवाद, मध्यस्थता, समझौते जैसे वार्ता जैसे को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आसियान ने दक्षिण चीन सागर विवादों पर बातचीत को बढ़ावा दिया, इकोवास ने लाइबेरिया और सेरा लियोन में मध्यस्थता जैसी गतिविधियों को बढ़ाया। सेकंड है शांति अभियानों। क्षेत्रीय संगठन शांति अभियानों को बढ़ावा देते हैं, जिससे शांति स्थापित होती है और विभिन्न संघर्षों को सभी संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रीय संगठन अपने स्तर पर शांति स्थापना पर बल तैनात करते हैं। उदाहरण के इकोवास की इकोमोक सेना लाइबेरिया में, अफ्रीकी संघ ने रोमालिया में अमीसोम में तैनात किया, जिससे शांति स्थापित हुई। फिर राजनीतिक दबाव और प्रतिबंध। क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक दबाव और प्रतिबंधों के माध्यम से भी संघर्ष का समाधान करने का प्रयास करते हैं। असंवैधानिक शासन, परिवर्तन या मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उदाहरण के अफ्रीकी संघ द्वारा तख्ता पलट करने वाले देशों की सदस्यता निलंबित करना जैसे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग में शांति को बढ़ावा देना। आर्थिक और सामाजिक सहयोग में संघर्ष के मूल कारणों को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए EU ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में स्थायी शांति स्थापित की। यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों में विवादों को शांतिपूर्ण तरह से निपटाता है और अपने यूरोपीय क्षेत्र में शांति स्थापित की। इस तरह से द्वंद्व प्रबंधन यानी संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की अहम भूमिका रही है। तो ये हमने जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।